अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। गुज़िश्ता 2 हफ्ते से पाकिस्तान मुमकिना भारतीय जारियत के हवाले से मुसलसल हाई अलर्ट पर है और दिफाई और सिफारती इक़दामात में तेज़ी ला रहा है। मिज़ाइल सलाहियतों में इजाफा कर रहा है। दुनिया को बार बार बता रहा है कि पाकिस्तान हम चाहता है, मगर अगर भारत जंग चाहता है तो जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान पहल नहीं करेगा मगर हमले की सूरत में नहीं रुकेगा और भरपूर जवाब देगा। मगर अब भी सूरत हाल तब्दील नहीं हुई है और दोनों एटमी क़ुव्वतों के दरमियान जंग के खतरात बरकरार हैं और दोनों की जंगी तैयारियां तेज़ होती जा रही हैं, जबकि LOC पर भी हालात मजीद ख़राब होते जा रहे हैं। इस दौरान ये सवाल भी उठ रहा था कि पहलगाम हमले के बाद भारतीय हुकूमत और मीडिया पाकिस्तान पर फौरी हमले के इशारे दे रहे थे, मगर अब तक ऐसा क्यों नहीं किया गया? ये अहम सवाल था जिसका अब जवाब सामने आ गया है, जिसके मुताबिक ऐसा नहीं है कि भारत गुज़िश्ता 2 हफ्तों से पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई का सिर्फ सोच ही रहा था और अमलन कुछ नहीं कर रहा था, बल्कि भारत ने पहलगाम हमले के 7-8 दिन बाद ही पाकिस्तान पर फिजाई हमले के मंसूबे पर अमल दरामद शुरू कर दिया था और पाकिस्तान की तरफ अपने 4 रफाल फाइटर तैयारे भेज दिए थे। मगर उसे एक बार फिर पाक फिजाइया के सामने नाकामी का सामना करना पड़ा और भारतीय तैयारों को अपनी फिजाई हदूद से ही वापस भागते हुए श्रीनगर में हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। सबसे पहले जियो न्यूज़ के एंकर शहजाद इकबाल ने यह खबर दी थी कि 29 और 30 अप्रैल की रात को भारतीय फिजाइया ने पाकिस्तान में घुसने की कोशिश की थी, मगर पाक फिजाइया की बरवक्त कार्रवाई से भारतीय तैयारों को वापस भागना पड़ा और श्रीनगर में हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। और आज नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इस खबर की तस्दीक कर दी है। Alhamdulillah, we are absolutely alert. We are absolutely in a position. Our armed forces are, ready. And there has been an attempt. Between the night 29th and 30th of April, we had credible news of some misplay or adventurism by Indian Air Force. Alhamdulillah, we made them to run back and turn back to India. Our Air Force moved swiftly, timely, and made them to run back and turn back to India. According to our information, they landed in hurry at Srinagar. मगर ऐसा नहीं है कि भारत इस नाकामी के बाद अपने अज़ाइम से पीछे हटा हो। भारत अब भी जंग के मूड में नजर आ रहा है। भारतीय न्यूज़ चैनल ADTV के मुताबिक भारत की मरकजी हुकूमत ने कई रियासतों से कहा है कि पाक भारत कशीदा सूरत हाल के तनाजुर में मौसर सिविल डिफेंस के सिलसिले में सिक्योरिटी मॉक ड्रिल्स कराए जाएं। भारतीय मीडिया के मुताबिक आखिरी दफ़ा ऐसी ड्रिल्स 1971 में पाक भारत जंग के दौरान की गई थी। भारतीय मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि भारतीय पंजाब के इलाके फिरोजपुर कंटोनमेंट में 30 मिनट ब्लैकआउट रिहर्सल की गई। पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 30 मिनट तक बिजली मुनक़ता कर दी। फिरोजपुर कंटोनमेंट में ड्रिल के दौरान मुसलसल हूटर बजाए गए। किसी भी मुमकिन भारतीय जारियत से निपटने के लिए सिफारती सतह पर इक़दामात उठाने के साथ साथ पाकिस्तान ने भी दिफाई इक़दामात तेज़ कर दिए हैं और 3 दिन में 2 मिसाइलों का कामयाब तजर्बा कर लिया है। हफ्ते को पाकिस्तान ने जदीद नेविगेशन सिस्टम से ले ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया था, जो 450 किलोमीटर तक अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। जबकि आज पाकिस्तान ने फतह सीरीज़ के ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले एक और मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया है। ISPR के मुताबिक ये मिसाइल 120 किलोमीटर तक अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। मिसाइल में जदीद नेविगेशन सिस्टम और आला दुरुस्तगी शामिल है। तजर्बे का मकसद फौजी तैयारी और तकनीकी सलाहियत की जांच है। ये तजर्बा एक्स इंडस मश्क के तहत किया गया है। इन डेवलपमेंट से वाज़ेह हो रहा है कि पाक भारत कशीदगी कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है और इन हालात में लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी में दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत ने गुज़िश्ता रात लाइन ऑफ कंट्रोल के मुतादिद मकामात पर पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इख्तियाल फायरिंग की। पाक फौज ने भारतीय फौज की तरफ से की गई इस बिला इख्तियाल खिलाफ वर्जी का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुतादिद सेक्टर्स पर बिला इख्तियाल फायरिंग की। सिक्योरिटी ज़राए ने मजीद कहा कि पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार और पुरअज़म है। जियो न्यूज़ के मुताबिक कल रात को आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में मुमकिन भारतीय खतरात के पेश नज़र महकमा बरक़ियात की जानिब से एहतियातन ब्लैकआउट किया गया और बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई। आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी ये खदशा जाहिर किया है कि भारत LOC के इतराफ़ में किसी भी जगह हमला कर सकता है। हमला कर सकता है किसी जगह पे, क्या बिल्कुल कर सकता है कि बड़ी हाई पॉसिबिलिटी है कंट्रोल लाइन के ऊपर कोई भारत जो है वारदात करेगा, जिसका इंशाअल्लाह ताला हम तोड़ जवाब देंगे, हर किस्म का जवाब देंगे। इसके अलावा आज वफाकी वज़ीर इत्तला तथा तारण ने बैनुल-अक़वामी और मकामी मीडिया के हमरा लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया और भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब करने के लिए ज़मीनी हक़ाइक़ मीडिया के सामने पेश किए और कहा कि जो मकामात भारत दहशतगर्द कैंप्स करार देता रहा वो आम शहरी आबादियाँ हैं। ये बेला नूर शाह और पीर जनासी का इन्होंने कहा कि यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स हैं और पहलगाम वाक़े में जो मुलव्वस लोग थे वो यहाँ से ट्रेन होके गए हैं।
अब जहां हम खड़े हैं यहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल 26 किलोमीटर दूर है, एरियल डिस्टेंस। और देखिए इधर टूरिस्ट भी आ रहे हैं, इधर एक गवर्नमेंट स्कूल आपको नजर आएगा, वो उस उधर आपको कोने में गवर्नमेंट स्कूल नजर आएगा, इधर प्राइवेट स्कूल भी मौजूद है, लोगों का हसल बसल भी है, लोग आ जा रहे हैं, जो मामूलाते जिंदगी हैं वो रूटीन के मुताबिक चल रहे हैं। तो ये जो झूठ और प्रोपेगेंडा है भारत का, ये बेनकाब हो चुका। साथ ही आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने 15वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से बातचीत करते हुए कहा कि पाकिस्तान खित्ते और दुनिया में अमन का ख्वाह है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी या जोग्राफियाई सालमियत को चैलेंज किया गया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी बलूचिस्तान की सिक्योरिटी के लिए संगीन तरीन खतरा है। दुश्मन अनासिर सूबे में खौफ, अदम इस्तेहकाम और तशद्दुद को फ़रोग़ देना चाहते हैं। दहशतगर्द गिरोह बलोच शनाख्त के नाम पर अपने मज़मूम मकासद को हासिल करना चाहते हैं। दुश्मन अनासिर के मज़मूम अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। पाक भारत कशीदगी में कमी लाने के लिए बैनुल अक़वामी बिरादरी की कोशिशों और पाकिस्तान के सिफारती इक़दामात में भी तेज़ी आ गई है। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, चीन, रूस, ईरान, सऊदी अरब, मलेशिया और तुर्की समेत कई अहम ममालिक मुतहर्रिक हो रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से बातचीत की थी। दोनों ममालिक से तनाव कम करने का कहा था। और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे हुए हैं और वो इसी हफ्ते भारत का दौरा भी करने जा रहे हैं। आज पहले वज़ारत ख़ारजा में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी से भी अलग अलग मुलाकात की। साथ ही आज सदर आसिफ अली ज़रदारी से चीनी सफ़ीर की मुलाकात हुई है। इसी तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात हुई है, जिसमें वज़ीर आज़म ने बरतानिया को पहलगाम वाक़े की तहकीकात में शमूलियत की दावत दी है। जबकि अब से कुछ देर पहले अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए सालिसी की पेशकश कर दी है। उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि ऐसी फौजी मुहाजराई से बचना चाहिए जिसके काबू से बाहर हो जाने का खतरा हो। ये अपने आप को रोकने और जंग के रिहाने से वापस लौटने का वक्त है। दोनों ममालिक को पैगाम दिया है कि किसी भी मसले का फौजी हल कोई हल नहीं होता। दोनों ममालिक में क़याम अमन के लिए अपनी खिदमात पेश करता हूँ। इसके अलावा आज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का बंद कमरा इजलास होने जा रहा है, जिसमें पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तानी मिशन अपना मौक़िफ़ रुकन ममालिक के सामने रखेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के बयान के मुताबिक पाकिस्तान ने जनूबी एशिया की सूरत हाल से सलामती काउंसिल को बाज़ाब्ता आगाह करने का फैसला किया है। भारत के जारहाना इक़दामात और इश्तियाल अंगेजियों से अमन को लाहक खतरात पर ब्रीफ किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के बयान के मुताबिक सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करना भारत की बैनुल अक़वामी ज़िम्मेदारियों की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान मुतालबा करेगा कि भारत बैनुल अक़वामी अमन और सलामती के लिए अपना बुनियादी किरदार अदा करे। जहाँ पाकिस्तान दोस्त ममालिक और आलमी ताकतों के सामने भारतीय जारियत और यकतरफ़ा इक़दामात पर अपने खदशात का इज़हार कर रहा है, तो वहीं आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ है, जिसमें भारतीय जारियत के खिलाफ मुत्तफ़िका मज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली गई है। कौमी असम्बली के इजलास से पहले कल रात को वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल शरीफ चौधरी ने मुल्क की सियासी जमातों को इन कैमरा ब्रीफिंग दी थी, जिसमें PTI को भी मदऊ किया गया था। मगर PTI ने इसमें शिरकत नहीं की और मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि क्योंकि ये महज एक हुकूमती ब्रीफिंग है और ना इसमें कोई कौमी इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की संजीदा कोशिश नज़र आती है और ना ही इमरान खान जैसे अहम कौमी रहनुमा को शामिल करने की नीयत है, इसलिए हम समझते हैं कि इस ब्रीफिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिरकत ज़रूरी नहीं है। ज़राए के मुताबिक इन कैमरा ब्रीफिंग में DGISPR ने सियासी रहनुमाओं को पाक फ़ौज की तैयारियों से आगाह किया और कहा कि जारियत मुसल्लत की गई तो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और खित्ते में अमन चाहता है। आज इस ब्रीफिंग के शुरा की गुफ्तगू के अहम नकात भी सामने आ गए हैं। जियो न्यूज़ के मुताबिक मीटिंग में शरीक अफराद का कहना था कि जाफर एक्सप्रेस जैसे वाक़यात में भारत के मुलविस होने के शवाहिद पूरी दुनिया तक पहुँचाए जाएंगे। भारत का सियाह चेहरा अक़वाम आलम में बेनकाब किया जाएगा। भारत पहलगाम समेत माजी में किए गए दहशतगर्दी के वाक़यात का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धरता रहा। भारत की हुकूमत अपने नापाक अज़ाइम पर पर्दा डालने की खातिर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रही है। भारत ने जो इल्ज़ाम लगाए उनके शवाहिद आज तक मुहैया नहीं कर सका। पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत का हाथ वाज़ेह है। शुरा ने मज़ीद कहा कि भारतीय दहशतगर्दी के मुताल्लिक ठोस शवाहिद पूरी दुनिया को दिखाए जाएंगे। मसला कश्मीर पूरी दुनिया के सामने दोबारा उभर कर सामने आया है। भारत को किसी सूरत कश्मीर का स्टेटस तब्दील करने नहीं दिया जाएगा। शुरा ने भारतीय आबी जारियत के मंसूबों को पाकिस्तान की रेड लाइन करार दे दिया और तमाम सियासी अमायदीन ने यकजा होकर अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े होने के अज़म का इरादा किया। पाकिस्तान सिंतास मुआहिदे की एकतरफा मौतली को आबी जारियत करार दे रहा है। इसके खिलाफ हर फोरम पर जाने का फैसला किया गया है, मगर भारत ने एक कदम आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान के दरियाओं का पानी रोकना शुरू कर दिया है। जियो न्यूज़ की खबर के मुताबिक भारत ने बगलिहार के बाद सलाल डैम के दरवाजे भी बंद कर दिए हैं। भारत ने दरियाए चनाब में 2 दिन में मजमूई तौर पर 35,600 क्यूसेक पानी का बहाव कम किया है, जिससे पानी की आमद सिर्फ 5,300 क्यूसेक रह गई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत
किशनगंगा डैम से भी पानी रोकने जा रहा है, जिसके बाद दरिया झेलम में पानी का दबाव मजीद कम होने का खदशा है। इसके अलावा आलमी खबर रसा इदारे रॉयटर्स ने दावा किया है कि बाखबर जराए ने बताया है कि भारत ने मकबूजा कश्मीर में पन बिजली के 2 मंसूबों पर आबी ज़खायर की गुंजाइश बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। ये इकदाम पाकिस्तान के साथ ताज़ा कशीदगी के बाद किया गया है। ये काम भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे से बाहर निकलने के बाद किया जाने वाला पहला कदम है। दोनों ममालिक 3 जंगों और मुतादिद तनाज़ात के बावजूद 1960 से इस मुआहदे की पासदारी कर रहे थे। इस पूरी सूरत पर बात करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ हमारे साथ। मुन्ने तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर एक तरफ जहाँ सूरत हाल कशीदा है, वहाँ पर नज़र आ रहा है कि दोस्त ममालिक भी एक्टिव हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए हैं, उन्हें भारत भी जाना है। मलेशिया के वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि वो ज़रूरत पड़ी तो तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। कि एक कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अगर दोनों ममालिक आपस में नहीं बात कर रहे हैं तो एक चैनल खुलने का इम्कान पैदा हो गया है किसी तीसरे मुल्क के ज़रिए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की भरपूर सफारती एफर्ट्स रही हैं डिप्लोमेटिक डोमेन में, जहाँ पे वजीर खारजा और नायब वजीर आजम जो हैं वो भी राब्ते में थे मुख्तलिफ अपने मुख्तलिफ ममालिक के हम मनसब जो उनके हैं उनसे। वजीर आजम ने भी मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर से बात की, अमीर कतर से बात की, उन्होंने UN सेक्रेटरी जनरल से बात की, मार्को रूबियो से मार्को रूबियो US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से उनकी फ़ोन पर बात हुई। और मुख्तलिफ जो सफरा हैं वो आज UK के हाई कमिश्नर से मिले, वो चाइनीज़ एम्बेसडर से मिल चुके, सऊदी एम्बेसडर से, UAE, कुवैत, टर्की, यू नेम इट, उन्होंने इतनी मुलाकातें की। और आज ईरान के वजीर खारजा भी उनसे मिले। तो देखिए, एक तो पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर तरीके से डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को वजीर आजम साहब खुद पेश कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट है टेररिज्म के खिलाफ, टेररिस्ट के खिलाफ। पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, और पाकिस्तान ने जब पहलगाम वाक़े की तहकीकात का मुतालबा रखा है कि इसकी शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात कराई जाएं, तो देखिए ये तो वही करता है whose hands are clean। भारत बैकफुट पे इस वजह से। तो ये जितने ममालिक उनसे भी बात कर रहे हैं और हमारे से भी कर रहे हैं, तो हमारा तो काम है कि अपनी बात मौसर तरीके से और पूरी एक डिटेल के साथ सामने रखना। और बहुत सारी हमारी बात में बड़ी लॉजिक है, क्योंकि वो सच्चाई पर मबनी है। भारत को बड़ी मुश्किलात हैं कि वो अपना केस कैसे साबित करे। उन्होंने जल्दबाजी की, उजलत में पाकिस्तान का नाम लिया, पाकिस्तान के खिलाफ इकदाम लेने शुरू कर दिए, एक पूरा वॉर हिस्टीरिया क्रिएट कर दिया, और अब उनके पास एविडेंस है नहीं। लोग पूछ रहे हैं कि FIR 10 मिनट के अंदर कैसे रजिस्टर हो गई, पुलिस 1.5 घंटा लेट क्यों आई। 9 लाख फौज कश्मीर के अंदर कश्मीरियों पर मजालिम तो ढा सकती है, मगर वो 9 लाख फौज में से पहलगाम को सिक्योरिटी देने वाला कोई नहीं था। मोदी सरकार के खिलाफ, बुचर ऑफ गुजरात के खिलाफ उसकी अपनी हुकूमत के लोग बोल रहे हैं, उनकी अपनी अवाम बोल रही है, राइटर्स, जर्नलिस्ट, एकेडमिया, इंटेलिजेंसिया वो सवाल कर रहे हैं। तो आई थिंक इंडिया विल हैव टू टेक अ स्टेप बैक। भारत डिफेंसिव पे है। साहब, उसमें स्टेप बैक जो है उसमें अहम बात यह है कि वो राजी हो जाए किसी भी तहकीकात के लिए। वजीर आजम ने आज आगे बढ़ते हुए जो बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात थी उनमें भी बैनुल अक़वामी तहकीकात की पेशकश का किया और कहा कि बरतानिया भी इसमें शामिल हो जाए। तो ये सुफरा क्या बता रहे हैं, भारत की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है इन ममालिक को? देखिए, भारत के पास इस वक्त अपने डिफेंस में कहने को कुछ नहीं है, और आज PM ने जब कहा कि UK भी शामिल हो जाए, और एक दो और ममालिक के हवाले से भी बात हुई है कि वो जरूर शामिल हो, एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स हो जो इस पे बात करे, तो हम तो तैयार हैं। हम तो बिल्कुल एक ऑफेंसिव पे जाके कह रहे हैं कि तहकीकात भी कराएंगे, इस मुल्क पे भी ट्रस्ट है, इस पे भी ट्रस्ट है, आओ तहकीकात करा लो। अब भारत जो है वो बिल्कुल बैकफुट के ऊपर है, उसकी बड़ी डिफेंसिव स्ट्रेटजी है, और उसको समझ नहीं आ रहा कि इल्जाम तो हमने लगा दिया मगर आगे उसके पास कहने को कुछ नहीं है। तो उनको अब जिस तरह ये टाइम गुजरता जाएगा, आई थिंक इंडिया इज रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस। हमारे पास तो देखिए, हमारे पास बहुत सारी एविडेंस भारत के खिलाफ है कि वो दहशतगर्दी के वाकयात में मुलविस रहा है पाकिस्तान के अंदर भी। और जिस तरह कनाडा US और ऑस्ट्रेलिया की बात हुई, ट्रांसनेशनल रिग्रेशन की बात हुई कि वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करता है, सिखों की असैसिनेशंस है। कुलभूषण यादव यहाँ हमारे पास बंद है जो दहशतगर्दी के वाकयात में मुलविस था। और देखिए, हम जाफर एक्सप्रेस की भी बात कर रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं कि जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ और BLA के टेररिस्ट इंडियन टीवी चैनल पे बैठ के इंटरव्यूज दे रहे थे, और ऐसी फुटेज जो पाकिस्तानी मीडिया को मुयसर नहीं थी, उन दहशतगर्दों के फोन से अवेलेबल थी। वो पहली जो पटड़ी को ब्लास्ट करने की फुटेज है इंडियन चैनल्स को कैसे मिल गई, तब तो इंडियन चैनल सेलिब्रेट कर रहे थे
अब जब पहलगाम का वाकया हुआ है और पाकिस्तान को इससे जोड़ा जा रहा है और एविडेंस नहीं है और पाकिस्तान तहकीकात का कह रहा है और डिफरेंट मुल्कों को भी इसमें इन्वॉल्व कर रहा है, तो इंडिया इज रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस। टाइम जैसे गुजरता जाएगा, भारत बंद गली में जा रहा है और उनके पास कोई वे आउट नहीं होगा डिप्लोमेटिकली और रिलेटिव डोमेन के अंदर। अच्छा, फिलहाल जाहिर है जो सिंतास मुआहदा है उसको मुअत्तल करने का उन्होंने ऐलान जरूर किया है। पाकिस्तान की पोजीशन है वो नहीं कर सकते, एकतरफा तौर पर बिल्कुल नहीं कर सकते। अभी पानी रोकने की, डाइवर्ट करने की इत्तला जरूर आ रही है, मगर अभी हाई फ्लो सीजन होगा तो वो फिलहाल नहीं कर पाएंगे। ये भी है कि वो टेरेन ऐसी है कि शायद उसमें कोई बहुत बड़ा डैम भी नहीं बना पाए वो। मगर भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है कि भारत इसकी तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान का क्या रद्द-ए-अमल होगा इस हवाले से? देखिए, पाकिस्तान ने अपना रद्द-ए-अमल बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में बयान किया है। वो पीएम काकूल की पीएम की स्पीच हो या वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया हो कि पानी रोकने की या उसका रुख तब्दील करने की कोशिश को पूरी फोर्स के साथ निपटा जाएगा। और इसमें देखिए शहजाद साहब, हमारे पास तमाम ऑप्शंस ओपन है। ये हमारे 24 करोड़ लोगों का राइट है पानी पर, ये हमारी लाइफलाइन है। एक मुआहदा मौजूद है जो खत्म हो नहीं सकता, जो यकतरफा तौर पे उसको खत्म नहीं किया जा सकता, मुअत्तल नहीं किया जा सकता। तो हम अपने पानी के भी जो एक पानी के हक का दिफा है उसके लिए तमाम ऑप्शन हमारे पास ओपन होंगी और आबी जारियत का मुकाबला भरपूर तरीके से करेंगे। साहब, और उसमें आपने ज़रा गुज़िश्ता हफ्ते एक अचानक रात 2 बजे मीडिया टॉक की जिसमें बताया कि ख़तरा मौजूद है। फिर ये अब इसहाक डार साहब ने भी इस बात को कंफर्म किया है कि उनके जो रफ़ाल तैयारे थे वो आए थे, उनका सिस्टम जो था उस वक्त वो उसको नाकारा बनाया गया, जिसकी वजह से वो वापस चले गए। मगर अब खबरें ज़रूर आ रही हैं कि भारत में मुख्तलिफ रियासतों में मॉक ड्रिल कराने के हवाले से अहकाम जारी हुए हैं। भारतीय पंजाब के इलाके फिरोजपुर कंटोनमेंट में 30 मिनट ब्लैकआउट की रिहर्सल हुई। पाकिस्तान भी मिसाइल के तजर्बे कर रहा है। तो ये जा किस तरफ रहा है मामला? ये फिर इसी तरफ जा रहा है कि दोनों ममालिक तैयारी ज़रूर कर रहे हैं? देखिए, मैं जब उस रात आया था तो हमें बिल्कुल कंफर्म्ड इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी, मगर इनकी जरूरत नहीं हुई और इनके आपने सुना कि इनकी कम्युनिकेशन सिस्टम डाउन हुआ। ये अल्लाह ताला का फजल है कि भारत ने जब भी जहारियत की कोशिश की है, पाकिस्तान ने तो मुंह तोड़ जवाब दिया है, मगर इसका जरूरत भी नहीं कर पा रहा। देखिए, दुश्मन मकार है, बदनीयत है और इस ताक में है कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान पर हमला किया जाए। इसकी पॉसिबिलिटी मौजूद है। और जो न्यूज वहां से आ रही है कि वो ड्रिल शुरू हो गई है, सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग्स का उन्होंने कह दिया है, तो देखिए वो इस ताक में है। मगर हम भी हम वक्त तैयार हैं, मुकम्मल तौर पे हम अलर्ट हैं, हमारी आर्म फोर्सेस। और मैं आज एलओसी पर भी गया, वहां पर अपने फॉरेन और लोकल जर्नलिस्ट को भी लेकर हम गए और उनको पूरा एक पर्सपेक्टिव दिया कि भारत जहां से कह रहा है कि दहशतगर्द आते हैं, वहां तो कोई बात ही नहीं है ऐसी। वो भी अब इंडियन मीडिया चला रहा है और आज उनके पास कहने को कुछ नहीं है, वो शर्मिंदा हैं। तो देखिए, जिस ताक में भारत है ये आजमा के देख लें। हम मुकम्मल तौर पे तैयार हैं और इनको मुंह की खानी पड़ेगी। इस दफा रिस्पांस कई गुना ज्यादा होगा कि इनकी नस्लें याद करेंगी अगर इन्होंने हमला किया पाकिस्तान में। मगर अब आपको लगता नहीं है कि 13 दिन गुजर गए एविडेंस देने का भी और कोई एक्शन लेने का भी? जब दुनिया इतनी एक्टिव हो गई, अक़वाम मुत्तहिदा हो, दीगर ममालिक हो, वो दो तरफ एक्टिव हो गए, अब खतरा कम हो गया है कि भारत कोई कार्रवाई करेगा? नहीं, देखिए, कुछ भी कर सकता है। जब आपके पास लॉजिक खत्म हो जाए, रीजनिंग खत्म हो जाए, सबूत आप पेश ना कर सकें, अगले मुल्क की कहने पे इन्वेस्टिगेशन शुरू ना कर सकें और टाइम गुजरता जाए, तो फिर प्रेशर आप पे बिल्ड होगा। उस वॉर हिस्टीरिया और मैडनेस में कुछ भी कर सकते हैं। ये जो सिविल डिफेंस को उन्होंने एक्टिव किया है और जो ड्रिल शुरू करवाई है, ये किस लिए करवाई है? तो देखिए, वो ताक में जरूर हैं और हमेशा काफी दिन गुजर जाने के बाद भी ये इम्कान रहता है कि वो कुछ ना कुछ करेंगे। देखिए, हम मुकम्मल तौर पे वी आर अलर्ट, हम जवाब जरूर देंगे। पाकिस्तान ने कभी पहल नहीं की, मगर जब भी इन्होंने पहल की है, उस पहल का इनको ऐसा जवाब मिला है कि हमने हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया और इनको मुंह की खानी पड़ी है। तो ये जो ड्रिल श्रिल करवा रहे हैं, ये सारे मामलात कर रहे हैं, जो वॉर हिस्टीरिया बिल्डअप कर रहे हैं और रीजनिंग और लॉजिक से मावरा चीजें कर रहे हैं, तो इनके पास ऑप्शंस खत्म होते जा रहे हैं। पाकिस्तान ने और मियां शहबाज शरीफ ने जो डिप्लोमेटिकली एक पूरा, मैं समझता हूं, अच्छी प्लानिंग की और एक डिप्लोमेटिक फ्रंट पे अग्रेसिवली नजर आए अपने केस को परसू करते हुए, उससे भारत मजीद कमजोर हुआ है और उनके पास अब जवाब देने को कुछ नहीं है। तो उस वॉर हिस्टीरिया का वो शिकार हैं, विदाउट रीजन, विदाउट लॉजिक, विदाउट फैक्ट, विदाउट ट्रूथ। अब जाहिर ये सिचुएशन भी जाहिर है कि हाई अलर्ट पे रहना भी दोनों ममालिक के लिए ही सस्टेनेबल नहीं है। अब जो खबर आई है कुछ देर पहले कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने सालिसी की पेशकश की है, पाकिस्तान उसके लिए तैयार है? देखिए, मैं ये समझता हूं कि ये
अभी तक तो कोई इस पे बातचीत नहीं हुई, कोई मुशावरत नहीं हुई। और जो भारत इस वक्त कर रहा है, भारत विल हैव टू टेक अ स्टेप बैक। मैं समझता हूं कि भारत को एक स्टेप पीछे हटना पड़ेगा और ये वॉर सीरिया खत्म करना पड़ेगा। हम तो तैयार है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, मगर अभी फिलहाल मुझे कोई ऐसा इम्कान नजर नहीं आता कि कोई सालसी की तरफ बात बढ़े। मतलब अगर पाकिस्तान ये चाहेगा कि सालिसी हो तो कम से कम ऐसी हो कि कोई भी वाकया, अगर भारत के अंदर अपनी फॉल्ट लाइंस हैं, कोई भी वाकया हो और उसके बाद दोनों फौजें आमने सामने और ये जंगी माहौल बार बार ना बन रहा हो, अगर कोई तीसरी कुव्वत भी फायदा उठाकर दोनों ममालिक को आमने सामने, न्यूक्लियर आर्म ममालिक को आमने सामने कर दे। देखिए, ऑब्वियसली एस्केलेशन जो है उसको कम होना सबके मफाद में है, खित्ते के मफाद में है, और जितने ममालिक और ऑर्गेनाइजेशन चाह रही हैं कि एस्केलेशन कम हो, बिल्कुल वो होनी भी चाहिए। मगर पाकिस्तान को ब्लेम करना, सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करके पाकिस्तान पे हमले का जवाब पैदा करना, उसके लिए पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पे डिफेंड करेगा अपने आप को, किसी भी जारियत का जवाब देगा कई गुना ज्यादा। तो देखिए, इसमें पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं है। पाकिस्तान इन्वेस्टिगेशन का भी कह रहा है, पाकिस्तान ने अपने राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस को भी मेंटेन किया हुआ है, और भारत आगे से कोई दलील नहीं दे पाया, कोई सबूत नहीं दे पाया। पूरी दुनिया पूछ रही है कि कहां पे है सबूत, और इन्वेस्टिगेशन से क्यों भाग रहे हो, जिसका भारत के पास कोई जवाब नहीं। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद को आज मजीद 1% कम करके 11% कर दिया है। हालांकि मुआशी तज्जियाकार ज़्यादा से ज़्यादा 0.5% की कमी की तवक्को कर रहे थे। मार्च में महंगाई 0.7%, फिर अप्रैल में 0.3% रहने के बाद यह फैसला सामने आया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के आज के एलामिये के मुताबिक ये नोट किया गया है कि मार्च और अप्रैल में महंगाई में बहुत तेज़ी से कमी देखी गई, जिसकी बड़ी वजह बिजली की कीमतों में कमी और खाने पीने की अशिया की कीमतों में मुसलसल गिरावट है। जबकि अप्रैल के महीने में कोर इन्फ्लेशन में भी कमी आई, जिसकी वजह बेस इफेक्ट और डिमांड में कमी है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के एलामिये के मुताबिक गुज़िश्ता असेसमेंट के मुकाबले में महंगाई के आउटलुक में मजीद बेहतरी आई है, मगर साथ ही ये मुशाहिदा भी किया गया कि टैरिफ्स के निफाज और जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की वजह से जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, उससे मुआशी चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के एलामिये के मुताबिक शरह सूद में 1% कमी के फैसले पर पहुंचते हुए कमेटी ने नोट किया कि इस माली साल के पहले क्वार्टर में जीडीपी तरक्की 1.3% और दूसरे क्वार्टर में 1.7% रही। मार्च के महीने में रिकॉर्ड $1.2 अरब का करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड किया गया, जिसकी बुनियादी वजह रिकॉर्ड तरसीलात ज़र रही। इस करंट अकाउंट सरप्लस और स्टेट बैंक की तरफ से मार्केट से डॉलर खरीदने की वजह से ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी को कुछ सहारा मिला। हालांकि पाकिस्तान ने बैरूनी कर्जों की अदायगियां की, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने यह भी नोट किया कि एफबीआर का टैक्स शॉर्टफॉल मजीद बढ़ गया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के एलामिये के मुताबिक इस माली साल के 9 माह में जुलाई से मार्च तक $1.9 अरब का करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड किया गया, जिसकी बुनियादी वजह तरसीलात ज़र में इजाफा, बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी और हाई वैल्यू एडेड टेक्सटाइल बरामदात में इजाफा रहा। मगर अप्रैल के महीने में पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के अदाद शुमार के मुताबिक $3.4 अरब का तिजारती खसारा रिकॉर्ड किया गया है। ताहम फिर भी तरसीलात ज़र में इजाफे के बाइस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने तखमीना लगाया है कि इस पूरे माली साल में करंट अकाउंट सरप्लस ही रहेगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के एलामिये के मुताबिक इस माली साल में मार्च तक नेट फाइनेंशियल इन्फ्लोज कम रहे हैं और इसकी बुनियादी वजह बड़े बैरूनी कर्जों की अदायगियाँ और मुतवक्के फाइनेंशियल इन्फ्लोज में ताख़ीर है। ताहम इस बात की तवक्को है कि जून तक फाइनेंशियल इन्फ्लोज की वजह से मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर $14 अरब हो जाएंगे, जबकि अगले माली साल में भी कम करंट अकाउंट खसारे और बेहतर फाइनेंशियल इन्फ्लोज की वजह से ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होने का सिलसिला जारी रहने की तवक्को है। ताहम दुनिया में मुआशी और तिजारती माहौल की गैर यकीनी का खतरा अपनी जगह मौजूद रहेगा। इस इजलास के बाद स्टेट बैंक ने एनालिस्ट ब्रीफिंग में बताया कि इस माली साल में पाकिस्तान ने $26 अरब की बैरूनी अदायगियाँ करनी थीं, जिनमें से $16 अरब के रोल ओवर होना थे, जिसमें से बड़े रोल ओवर्स हो चुके हैं और बाकी भी मुद्दत पूरी होने पर हो जाएंगे। जबकि बाकी $10 अरब के बैरूनी कर्जों की अदायगियों में से $8.5 अरब की अदायगी की जा चुकी है और बाकी $1.3 अरब की अदायगी मई और जून में कर दी जाएगी। दरामदाद में इजाफा हुआ है, मगर बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी की वजह से इम्पोर्ट बिल पर इतना बड़ा असर नहीं पड़ा। आपको बताते चलें कि अप्रैल के महीने के तिजारत के अदाद शुमार तशवीशनाक सूरत हाल दिखा रहे हैं, जिसमें तिजारती खसारे में इजाफा सिर्फ दरामदाद में इजाफे की वजह से नहीं हुआ, बल्कि बरामदाद में कमी की वजह से भी हुआ है। अप्रैल में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में दरामदाद 14% इजाफे के साथ $5.5 अरब रही और बरामदाद 9% कम होकर सिर्फ $2.1 अरब रही, जिससे तिजारती खसारा
गुज़िश्ता बरस के अप्रैल के मुकाबले में 36% इजाफे के साथ 3.4 अरब डॉलर्स तक पहुंच गया, जबकि अप्रैल में FBR ने 963 अरब रुपए के टारगेट के मुकाबले में 846 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया है, यानी टारगेट से 117 अरब रुपए कम, जिससे इस माली साल के 10 माह में टैक्स शॉर्टफॉल 831 अरब रुपए पर पहुंच गया है, जिसके बाद एक ऑर्डिनेंस के जरिए FBR को फौरी टैक्स रिकवरी के लिए इख्तियारात दे दिए गए हैं, जिससे इन इख्तियारात पर खदशात का इजहार किया जा रहा है। ताहम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने FBR उमूर पर इजलास में कहा है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का मकसद टैक्स वसूली में हायल रुकावटों को दूर करना है। फेडरल एक्साइज एक्ट की शिकों में तरमीम का मकसद टैक्स वसूली में हायल रुकावटें दूर करना है। नई तरामीम बाकायदगी से टैक्स देने वाले अफराद और कंपनियों के हुकूक पर असरअंदाज नहीं होंगी। FBR अफसरान के बिलावजह हिरासा करने की रोकथाम और टैक्स अदायगी निज़ाम को मजीद सहल बनाया गया है। वज़ीर आज़म ने टैक्स चोरी और अंडर इन्वॉइसिंग के खिलाफ तरजीही बुनियादों पर इकदाम तेज़ करने की हिदायत की। अब देखते हैं कि इन इकदाम के क्या असरात पड़ते हैं। आज एक और अहम और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला महफूज कर लिया है। तफसीलात आप सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया है और मुख्तसर फैसला इसी हफ्ते सुना दिया जाएगा। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दलाइल जून से अक्टूबर 2023 तक जारी रहे थे। 23 अक्टूबर 2023 को जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने एक मुत्तफिका फैसला जारी किया था, जिसमें फौजी अदालतों में जारी ट्रायल्स को खत्म कर दिया गया था। इस फैसले को वफाकी और सूबाई निगरान हुकूमतों ने चैलेंज कर दिया था और फिर 13 दिसंबर 2023 को जस्टिस सरदार तारिक मसूद की क़यादत में 6 रुकनी बेंच ने 5-1 की अक्सरियत से इस फैसले को मुअत्तल कर दिया था, जिसमें जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया था। 26वें आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद इन अपीलों पर समाअत के लिए गुज़िश्ता साल 6 दिसंबर को जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दिया गया था, जिसने 9 दिसंबर से समाअत शुरू की थी और फिर 13 दिसंबर को 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाज़त देते हुए करार दिया था कि फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा अपीलों के फैसले से मशरूत होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में कायम इस आईनी बेंच में जस्टिस जमाल खान मंदुखे, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन शामिल हैं। आज समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने दलाइल का आगाज़ किया और 9 मई के वाक़यात का तफसील से जिक्र करते हुए कहा कि 9 मई को दिन 3 बजे से शाम 7 बजे तक 4 घंटों में 39 फौजी तनसीबात पर हमले किए गए। 23 फौजी तनसीबात पर पंजाब में, 8 फौजी तनसीबात पर खैबर पख्तूनख्वा में और सिंध में 1 फौजी तनसीब पर हमला हुआ। GHQ रावलपिंडी कोर कमांडर हाउस लाहौर पर हमले हुए। मियांवाली एयरफोर्स फैसलाबाद सरगोदा रावलपिंडी में ISI के दफातर पर हमले हुए। 9 मई का पूरा वाकया मुनज़्ज़म तैयारी के साथ किया गया। शाम 5:40 पर कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ। शाम 5:40 से 9 बजे तक लाहौर कोर गैर फाल रही। माजी में पाकिस्तान में एक साबिक वजीर आजम को फांसी हो गई थी। रद्द अमल में उस पार्टी ने वो नहीं किया जो 9 मई को हुआ। रावलपिंडी में एक साबिक वजीर आजम को 2007 में कत्ल कर दिया गया। इसके अलावा जमहूरियत बहाली तहरीक में सारी जमातों पर पाबंदी थी। MRD की तमाम क़यादत कैद में थी। असगर खान 3-3.5 साल तक नज़रबंद रहे। इस दौरान भी 9 मई जैसा कदम किसी ने नहीं उठाया। 9 मई को रिएक्शन में भी अगर ये हुआ तो इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। हमारा मुल्क एक आम मुल्क नहीं है। जोग्राफी की वजह से हमें काफ़ी ख़तरात का सामना रहता है। 9 मई के जुर्म से किसी को इनकार नहीं है। इस मौके पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क दिए कि यह सवाल तो हमारे सामने है ही नहीं कि जुर्म नहीं हुआ। आप अपील की तरफ आएँ, अपील का बताएं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यह सवाल ना भी मौजूद हो तो इस पर बात करना ज़रूरी है। जिना हाउस हमले में गफलत बरतने पर फौज ने महकमाना कार्रवाई भी की। 3 आला अफसरान को बगैर पेंशन और मराद के रिटायर कर दिया गया। बगैर पेंशन रिटायर होने वालों में एक लेफ्टिनेंट जनरल, एक ब्रिगेडियर और एक लेफ्टिनेंट कर्नल शामिल हैं। 14 अफसरान की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया गया। इन 14 अफसरान को आगे तरक्की नहीं मिलेगी। नापसंदीदगी और अदम एतमाद का मतलब है उन्हें मजीद कोई तरक्की नहीं मिल सकती। जैसे जमाल खान मंदुखेल ने सवाल किया कि क्या फौज ने किसी अफसर के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई भी की, तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि फौजदारी कार्रवाई तब होती जब जुर्म किया होता। महकमाना कार्रवाई 9 मई का वाकया ना रोकने पर की गई। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क दिए कि आर्मी एक्ट वाज़ेह है कि महकमाना कार्रवाई के साथ फौजदारी सज़ा भी होगी। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 9 मई को तहम्मुल का मुजाहरा करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की गई।
जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि भुट्टो की फांसी के वक्त लोग गिरफ्तारियां देते थे, लोगों ने खुद को आग लगा ली, खुदसोजियां की, किसी ने उस वक्त प्रॉपर्टी को आग नहीं लगाई। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरे वालिद ने खुद बतौर सियासी कारकुन मुकदमात भुगते, कभी किसी के जहन में ये नहीं आया कि पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस मौके पर सवाल उठाया कि क्या जिन्ना हाउस का गेट फलांगा गया था या अंदर से किसी ने खोला था? अगर अंदर से किसी ने खोला था तो मिलीभगत का जुर्म बनेगा। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मैं इसको चेक करके बताऊंगा कि कैसे हुआ था। जस्टिस जमाल खान मंदूखेल ने सवाल किया कि क्या 9 मई को जो हुआ जुर्म की नीयत से हुआ? क्या नीयत एहतजाज रिकॉर्ड कराने की थी या हमला करने की थी? हो सकता है कि नीयत एहतजाज की हो मगर मामला हद से तजावुज़ कर गया हो। हद से तजावुज़ नहीं करना चाहिए था मगर हो गया। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि 9 मई को जो हुआ वो जुर्म ही था। इस पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने अटॉर्नी जनरल को टोकते हुए रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल साहिब, आप गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। हमने 9 मई के मेरिट पर किसी को बात नहीं करने दी। मेरिट पर बात करने से ट्रायल और अपील में मुकदमात पर असर पड़ेगा। 9 मई की तफसीलात में गए तो बहुत से सवालात उठेंगे। 9 मई पर उठने वाले सवालात के जवाब शायद आपके लिए देना मुमकिन ना हो। ये बताएं कि क्या बगैर पेंशन रिटायर होने वाले जनरल कोर कमांडर लाहौर थे? अटॉर्नी जनरल ने जवाब में कहा कि जी, कोर कमांडर लाहौर को ही बगैर पेंशन रिटायर कर दिया गया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने मजीद सवाल किया कि क्या कोर कमांडर लाहौर ट्रायल कोर्ट में बतौर गवाह पेश हुए? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि ट्रायल कोर्ट से जब अपील आएगी तो अदालत को मालूम हो जाएगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इस पर कहा कि यही तो बात है कि आप जवाब नहीं दे सकेंगे, बेहतर है कि ये बातें ना करें। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सवाल उठाया कि आइन में तरमीम मुश्किल काम है, आइनी तरमीम की गई, कानून में तरमीम क्यों नहीं की गई? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में ऐसा क्या है कि इसमें आसानी से होने वाली तरमीम भी नहीं की जाती? अटॉर्नी जनरल ने दलाइल आगे बढ़ाते हुए कहा कि फौजी अदालतों से सजाओं के खिलाफ अपीलें दायर हो चुकी हैं। अब तक 86 मुजरिमान अपीलें कर चुके हैं, बाकी को अपील दायर करने के वक्त में रियायत देंगे। आज मैंने 45 मिनट मांगे थे जिनमें से 25 मिनट अदालती सवालात के थे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस पर रिमार्क्स दिए कि 20 मिनट तो सिर्फ जस्टिस जमाल खान मंदूखेल के लिए रखे गए होंगे। जस्टिस जमाल खान मंदूखेल ने इस पर रिमार्क्स दिए कि मुझे अपना कोई मसला नहीं है, मैं मुल्क के मुस्तकबिल का सोच रहा हूँ। दौरान समात हफीजुल्लाह नियाजी ने कहा कि 9 मई पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन वाक़या है, लेकिन 2014 में भी पार्लियामेंट, रेडियो पाकिस्तान, पीटीवी और वज़ीर आज़म हाउस में लोग घुस गए थे, किसी को सज़ा नहीं मिली। मेरी इस्तदा है कि सज़ा याफ्ता अफराद को 3 अपीलों का हक दिया जाए। मैं 73 बरस का हो चुका हूँ, मेरे बेटे को 10 साल सज़ा सुना दी गई है। जिन्होंने कानून तोड़ा है उन्हें उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। हमें बिल्कुल भी इल्म नहीं है कि हमारी अपील कब लगेगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि अदालत हतमी फैसला रिकॉर्ड का जायजा लेकर ही करती है। दौरान समात हमारी ऑब्जर्वेशंस आर्जी नोयत की होती हैं। अटॉर्नी जनरल ने इस मरहले पर इस्तदा की कि अपील का हक देने के लिए आईनी बेंच ऑब्जर्वेशन दे। पार्लियामेंट को कानून साजी के लिए कहने की मिसाल में एक अदालती फैसला मौजूद है। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का फैसला मौजूद है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस पर रिमार्क्स दिए कि उस फैसले में तो पार्लियामेंट को बाकायदा हिदायत जारी की गई थी। पार्लियामेंट को कानून साजी के लिए 6 माह का वक्त दिया गया था। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अपील के हवाले से अदालत की जो ऑब्जर्वेशन होगी पार्लियामेंट उसका एहतराम करेगी। केस की समाअत मुकम्मल होने पर आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि केस का मुख्तसर फैसला इसी हफ्ते सुना दिया जाएगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। एक अहम डेवलपमेंट हुई है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। इसराइल की जानिब से गजा में जारहाना और गैर इंसानी कार्रवाइयों के साथ साथ गजा पट्टी पर कब्जा बढ़ाने के इकदाम का सिलसिला जारी है। इसराइल ने फ़लस्तीनियों को मिलने वाली बैनुल-अक़वामी इमदाद को रोकने के बाद अब उस इमदाद को अपनी बनाई गई निजी सिक्योरिटी कंपनियों के जरिए तकसीम करने का मंसूबा पेश कर दिया है और साथ ही इसराइली काबीना ने गजा में फौजी ऑपरेशंस को मजीद वुसअत देने के मंसूबे की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से एक्स पर जारी एक वीडियो में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि गजा में अब शुरू होने वाली कार्रवाई शदीद होगी और गजा की आबादी को उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हटाया जाएगा और इसराइली फ़ौजी गजा में जाकर छापे मारेंगे और फिर पीछे नहीं हटेंगे। यानी इसराइली मंसूबे के तहत गजा पर मुकम्मल तौर पर कब्जा किया जाएगा और गैर मुय्यना मुद्दत तक वहाँ इसराइली फ़ौज की मौजूदगी बरकरार रहेगी और इसी मकसद के तहत इसराइली फ़ौज अपने हज़ारों रिजर्व फौजियों को मुतहर्रिक करने और बड़ी तादाद में फ़लस्तीनियों को जनूबी इलाके की तरफ धकेलने की तैयारियां कर रही है। बैनुल-अक़वामी खबर रसा इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक 2 इसराइली ओहदेदारों ने बताया है कि इसराइल ने पीर को गजा की पूरी पट्टी पर कब्जा करने और गैर मुय्यना मुद्दत के लिए इस इलाके में रहने के मंसूबे की मंजूरी दे दी है और अगर इस मंसूबे पर अमल दरामद किया गया
तो फ़लस्तीनी सरजमीन पर इसराइली कार्रवाइयों को बड़े पैमाने पर वुसअत मिलेगी और मुमकिना तौर पर शदीद बैनुल-अक़वामी मुखालफत सामने आएगी। इसराइली फ़ौज के सरबराह की जानिब से हज़ारों रिजर्व फ़ौजियों को तलब करने के ऐलान के चंद घंटे के बाद ही इसराइली काबीना ने आज सुबह सवेरे इस मंसूबे की मंजूरी दे दी। इसराइली हुकाम के मुताबिक ये नया मंसूबा हमास को शिकस्त देने और यरगमालियों को रिहा करवाने के मंसूबे के जंगी मकासद को हासिल करने के लिए तैयार किया गया है और इस मंसूबे के तहत लाखों फ़लस्तीनियों को जनूबी गजा की तरफ धकेला जाएगा, जिससे गजा में पहले से मौजूद इंसानी बहरान मजीद संगीन हो जाएगा। इसराइली हुकाम के मुताबिक मंसूबे का एक मकसद ये भी है कि हमास को इंसानी इमदाद की तकसीम से रोका जाए, क्योंकि इसराइल का मानना है कि ये इमदाद हमास की हुक्मरानी को मजबूत करती है। इसराइल हमास पर यह इल्ज़ाम लगाता है कि वो इमदाद को अपने पास रख लेती है ताकि अपनी लड़ने की सलाहियतों को बढ़ा सके। हुकाम के मुताबिक मंसूबे में हमास के अहदाफ पर ताकतवर हमले भी शामिल हैं। हुकाम ने मजीद बताया कि इसराइल कई ममालिक के साथ अमरीकी सदर ट्रंप के इस मंसूबे पर भी बातचीत कर रहा है, जिसके तहत गजा पर कब्जा करके उसकी आबादी को मुंतकिल कर दिया जाएगा, जिसे इसराइल ने रज़ाकाराना हिजरत का नाम दिया है, मगर इस पर यूरोप और अरब ममालिक की जानिब से शदीद मजम्मत की जा रही है। एक अहदेदार के मुताबिक ये मंसूबा आहिस्ता आहिस्ता नाफिज किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल गुज़िश्ता कई हफ्तों से हमास पर दबाव बढ़ाने की कोशिशें कर रहा है ताकि वो जंग बंदी के मुज़ाकरात में ज़्यादा लचक दिखाए, लेकिन बैनुल-अक़वामी सालिस अब तक दोनों फरीकों को किसी नए मुआहदे की तरफ लाने में कामयाब नहीं हो सके हैं। इसराइल के इक़दामात से भी हमास के मौक़िफ़ में कोई बड़ी तब्दीली नज़र नहीं आ रही है। इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना ने भी न सिर्फ गजा पर कब्ज़े को वुसअत देने के इस मुतनाज़ मंसूबे की तस्दीक कर दी है, बल्कि उन्होंने गजा पर मुस्तकिल कब्ज़े का इंदिया भी दे दिया है। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइल के इंतहाई दाएँ बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर ख़ज़ाना बेज़लेल स्मोट्रिच ने कहा है कि इसराइली काबीना के मंजूर शुदा मंसूबे में यह भी शामिल है कि हम गजा की पट्टी पर हमेशा के लिए कब्जा कर लेंगे। इसराइल नेशनल न्यूज़ के मुताबिक इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना ने आज एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि जैसे ही ज़मीनी कार्रवाइयाँ शुरू होंगी हम इन इलाकों से पीछे नहीं हटेंगे जिन पर हमने कब्जा कर लिया है, चाहे वो यरगमालियों के बदले में ही क्यों ना हो, और हम गजा की पट्टी पर हमेशा के लिए कब्जा करने जा रहे हैं। हम इलाके पर कब्जा कर रहे हैं और वहीं रहेंगे। बेज़लेल स्मोट्रिच ने मजीद कहा कि इसराइल इंसानी इमदाद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करेगा ताकि ये हमास के लिए सप्लाई में तब्दील ना हो जाए। वाज़ेह रहे कि इस मंसूबे की मंजूरी से पहले इतवार को यह खबर सामने आई थी कि इसराइल अपने हज़ारों रिजर्व फ़ौजियों को मुतहर्रिक कर रहा है। CNN के मुताबिक इसराइली फ़ौज आने वाले दिनों में हज़ारों रिजर्व फ़ौजियों को मुतहर्रिक करेगी, जो कि गजा में इसराइल की जारहाना कार्रवाइयों के दायरा कार को वसी करने का इशारा है। इससे पहले जुमे को इसराइली डिफेंस फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अयाल ज़ामिर ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू और वज़ीर दिफा इसराइल कार्ड्स को एक मंसूबा पेश किया था, जिसमें हमास पर दबाव बढ़ाने का तरीक़ाकार शामिल था। इसके बाद इतवार को जनरल ज़ामिर ने कहा कि हम इस हफ्ते हज़ारों रिजर्व फ़ौजियों को तलब कर रहे हैं ताकि गजा में फ़ौजी कार्रवाइयों को तेज़ और वसी किया जा सके। जनरल ज़ामिर ने मज़ीद कहा कि हम दबाव में इजाफा कर रहे हैं ताकि अपने लोगों को वापस ला सकें और हमास को शिकस्त दे सकें, और इस सिलसिले में इसराइली फ़ौज नए इलाकों में कार्रवाई करेगी और ज़मीन के ऊपर और नीचे मौजूद तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देगी। इसराइल की जानिब से गजा में ऑपरेशन की तौसी और रिजर्व फ़ौजियों को मुतहर्रिक करने के इक़दामात उन इसराइली यरगमालियों के ख़ानदानों में शदीद तशवीश का बाइस बने हुए हैं जो अब भी हमास की क़ैद में मौजूद हैं। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक यरगमालियों के ख़ानदानों की हिमायत करने वाले हॉस्टेज फोरम का कहना है कि ये मंसूबा तमाम यरगमालियों की जान को ख़तरे में डाल देगा, और फोरम ने इसराइली फैसला साजों पर जोर दिया है कि वो यरगमालियों को तरजीह देते हुए कोई मुआहदा तय करें। पीर को इसराइली पार्लियामेंट की एक कमेटी मीटिंग के दौरान एक इसराइली यरगमाली की वालदा ने इसराइली फ़ौजियों से अपील की कि वो इखलाकी और उसूली वजूहात की बुनियाद पर रिजर्व ड्यूटी के लिए रिपोर्ट ना करें। इसके अलावा इसराइल ने गजा पट्टी को मिलने वाली इमदाद से मुतालिक भी एक मुतनाज़ तजवीज़ पेश कर दी है, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा ने मुस्तरद कर दिया है। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट में इस हवाले से लिखा है कि इमदादी ग्रुप्स को मिलने वाले एक इंटरनल मेमो के मुताबिक इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह किया है कि वो गजा में इमदाद की तकसीम के लिए निजी सिक्योरिटी कंपनियों का इस्तेमाल करेगा। इतवार को एक बयान में अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि वो इस मंसूबे में शामिल नहीं होगा क्योंकि ये उसके बुनियादी उसूलों की खिलाफ वर्जी करता है। ये मेमो जो इतवार को इमदादी तंजीमों को भेजा गया इस मीटिंग की तफसीलात पर मुश्तमिल था, जो गजा में इमदाद की तरसील के इंचार्ज इसराइली दिफाई इदारे और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान हुई थी। इसराइली दिफाई इदारे के मंसूबे के तहत तमाम इमदाद सिर्फ करीम शलोम क्रॉसिंग के ज़रिए गजा में दाखिल होगी, जिसके तहत रोज़ाना तकरीबन 60 ट्रकों को दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। इमदादी सामान दाखिल होने वाले दिन ही लोगों में बराह रास्त तकसीम कर दिया जाएगा। हर फर्द को 20 किलोग्राम पर मुश्तमिल पैकेज मिलेगा। ताहम इन पैकेजेस की तफसीलात वाज़ेह नहीं की गई और यह भी वाज़ेह नहीं है कि कितने अफराद को ये इमदाद दस्तियाब होगी। मेमो के मुताबिक इमदाद मखसूस लॉजिस्टिक सेंटर्स पर तकसीम की जाएगी, जिन्हें निजी सिक्योरिटी कंपनियाँ चलाएंगी। इन सेंटर्स पर फ़लस्तीनियों की शनाख्त के लिए
फेशियल रिकग्निशन का इस्तेमाल किया जाएगा और करीबी इलाकों में मौजूद अफराद को SMS के जरिए इतला दी जाएगी कि वो इमदाद हासिल करने आ सकते हैं। इमदादी कारकुनों का कहना है कि इस मंसूबे के तहत इमदाद फ़लस्तीनियों को उनकी मौजूदा जगहों पर पहुँचाने के बजाय उन मराकज़ पर दी जाएगी जिससे अमलन लोग जबरी नकल मकानी पर मजबूर हो जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि इसराइल का इमदादी मंसूबा गज़ा की एक बड़ी आबादी खुसूसन सबसे ज़्यादा कमज़ोर अफराद को बुनियादी ज़रूरियात से महरूम कर देगा। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ये मंसूबा ज़िंदगी बचाने वाली अशिया पर कंट्रोल को एक दबाव डालने के हरबे के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए बनाया हुआ मालूम होता है, जो एक फ़ौजी हिकमत अमली का हिस्सा है। मेमो में मज़ीद इंकिशाफ किया गया है कि अमरीकी हुकूमत ने इसराइली मंसूबे के लिए वाज़ेह हिमायत का इजहार कर दिया है, ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि निजी सिक्योरिटी कंपनियाँ या इमदादी सामान के लिए फ़ंडिंग कौन फराहम करेगा। इस सारी सूरत हाल में यमन के हौसी बागियों ने गज़ा में हालिया इसराइली इक़दामात के जवाब में इसराइल पर मिसाइल हमला कर दिया है और हैरानकुन तौर पर इसराइल का दिफाई निज़ाम एक मिसाइल को रोकने में नाकाम हो गया है। इसराइली हुक्काम का कहना है कि इतवार की सुबह ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी ग्रुप की जानिब से यमन से दागा गया एक मिसाइल तल अवीव के बिन गोरियोन एयरपोर्ट के मरकज़ी टर्मिनल के करीब गिरा था। धमाके के नतीजे में 4 अफराद ज़ख्मी हो गए थे, जबकि 2 अफराद उस वक्त ज़ख्मी हुए जब वो शेल्टर की तरफ भाग रहे थे। ताहम किसी की भी हालत तशवीशनाक नहीं बताई गई है। हमले से मुताल्लिक इसराइली फ़ौज ने भी तस्दीक की है कि मिसाइल को रोकने के लिए कई बार कोशिशें की गई, मगर पूरा दिफाई निज़ाम नाकाम रहा और इस वाक़े की तहकीकात जारी हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमरीकी साख्ता थार्ड सिस्टम और इसराइल का अपना एरो सिस्टम मिसाइल को रोकने में नाकाम रहा। हमले के बाद हौसी बागियों ने इसकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए ऐलान कर दिया कि गज़ा में फ़ौजी ऑपरेशन को वुसअत देने के जवाब में वो इसराइल के ख़िलाफ़ एक जामे फ़िज़ाई नाकाबंदी करेंगे और इस सिलसिले में वो इसराइली एयरपोर्ट्स को बार बार निशाना बनाएंगे। BBC के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि वो हौसियों को भरपूर जवाब देंगे। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो पैगाम में नेतन्याहू ने कहा कि हमने पहले भी हमला किया था, आइंदा भी करेंगे। इसके बाद अपने एक बयान में नेतन्याहू ने मज़ीद कहा कि हौसियों के हमले दरअसल ईरान से आ रहे हैं और इसराइल हौसियों के हमले और उनके ईरानी मास्टर्स को अपनी मर्जी के वक्त और मकाम पर जवाब देगा। इसराइल की जानिब से कार्रवाई की धमकी पर ईरान का रद्दअमल भी सामने आया है। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान के वज़ीर दिफा अजीज़ नसीरज़ादा ने कहा है कि अगर अमेरिका या इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो तेहरान भरपूर जवाब देगा। ईरान के वज़ीर दिफा ने ईरान के सरकारी TV पर बात करते हुए कहा कि अगर अमेरिका या इसराइल की जानिब से ये जंग शुरू की गई तो ईरान उनके मफादात, अड्डों और अफवाज को निशाना बनाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरान की अपने हमसाया ममालिक के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर हमला हुआ तो खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डे ईरान के निशाने पर होंगे। इसके बाद अब से कुछ देर पहले यह खबर सामने आई है कि इसराइल और अमेरिका ने हौसियों के खिलाफ यमन में मुश्तरका फिजाई हमले कर दिए हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइल और अमेरिका ने यमन के साहिली शहर हुदैदा में हमले किए हैं और हमलों में तकरीबन 30 जंगी जहाज़ों के स्क्वाड्रन ने हिस्सा लिया है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह।